होपफुली आप सब लोगों का फोकस मेरी बातों पर होगा जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिस्टम डिज़ाइन कि एक सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप लोग अगर कोई एजेंट बना रहे हैं, आपके पास क्लाइंट है, अब मुझे ये बताएं, नॉर्मली जब कोई बिल्डिंग भी बनती है, बिल्डिंग का भी एक प्लान होता है। तो इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, एजेंट बना रहे हैं, तो आपका प्लानिंग का तरीका क्या होगा? मैं एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे लेना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमें एक बड़ा बेसिक आर्किटेक्चर नजर आता है, 3 टियर आर्किटेक्चर। हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि भाई 3 लेयर्स होती हैं, प्रेजेंटेशन, लॉजिक एंड डेटाबेस। प्रेजेंटेशन लेयर हमारी फ्रंट एंड क्लाइंट जो यूजर के पास है। तो मुझे ये बताइए, प्रेजेंटेशन लेयर जो आपको नजर आ रही है ये एक्चुअली में कहाँ पर रन हो रही होती है? यूजर की डिवाइस में या किसी सर्वर पर? यूजर की डिवाइस में, क्योंकि अगर ये व्हाट्सएप पे भी सेटअप हो गया, व्हाट्सएप पे डिप्लॉय हो गई है, तो जब मैं इसका डोमेन ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर पे तो गेट रिक्वेस्ट आती है, वहाँ से सारा डेटा मेरे पास आके कैश हो जाता है। फिर जो भी फ्रंट एंड के अंदर ऑपरेशन हो रहा है वो मेरी डिवाइस यूज कर रहे हैं, मेरा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मेरा सीपीयू जीपीयू ओवरऑल मेरी डिवाइस का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मतलब मेरी डिवाइस से सारी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रही है। तो ये फ्रंट एंड का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि वो यूजर की डिवाइस में होती है। या सेम है दोनों? ये दोनों अलग अलग बिजनेस है। मेरे पास चेकआउट का एक अलग फीचर है, अलग बिजनेस है, एड टू कार्ट का एक अलग बिजनेस है, शिपमेंट एक अलग बिजनेस है। ये तीनों, इन तीनों की बाउंड्रीज जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब अलग अलग है, बाउंड्रीज वीक मतलब कि दोनों चीजें सेम ही ऑलमोस्ट है, करीब करीब है। बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग मतलब एड टू कार्ट का काम डिफरेंट है, चेकआउट का काम डिफरेंट है, शिपमेंट का काम डिफरेंट है। शिपमेंट की नहीं, एक शिपमेंट वाली कंपनी को मुझे लेकर आना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी, वो एक अलग बिजनेस है पूरा, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। पेमेंट का एक अलग प्रोसेस है कि पेमेंट का मेथड होगा, बैंक में पेमेंट ट्रांसफर होगी, पेमेंट को चेक करेंगे। एड टू कार्ड का एक अलग ऑप्शन है, इन्वेंट्री से मेरी प्रोडक्ट निकलेगी, एड टू कार्ड होगी, आगे अगर पेमेंट प्रोसेस होगी तो आगे जाएगी। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग, इनकी बाउंड्रीज क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी हमने तीनों, हम यहाँ पे ई कॉमर्स भी तो बोल सकते थे, हम ये भी बोलते थे ई कॉमर्स, लेकिन ई कॉमर्स में क्या, तो हमें बिजनेस बाउंड्रीज बतानी पड़ेंगी। ये हमारा बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट है, एड टू कार्ड है, चेकआउट है, शिपमेंट है, और भी होंगे तो मजीद लाते रहेंगे। अब चेकआउट के अंदर आएंगे तो मजीद चीजें आ जाएंगी। फिर पेमेंट इनिशिएट, ये एक सर्विस होगी जो पेमेंट इनिशिएट करती होगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट प्रोसेस करती होगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट सक्सेस का स्टेटस बताती होगी या तो पेमेंट फेल का स्टेटस बताएगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट रिफंड करती होगी। बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, किसका, चेकआउट का। चेकआउट में बाकी चीजें आ गई। एड टू कार्ड इसमें मिक्स कर सकते हैं हम यहाँ पर, दोनों अलग अलग बिजनेस, इसके अंदर मिक्स नहीं कर रहे हम, अलग अलग। तो एक तो हो गई हमारी थोड़ी सी बिजनेस डिस्कशन कि बिजनेस किस तरीके से हमारा सेपरेट होता है। अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। अब हमें, हमारी टीम है, एड टू कार्ड पे काम करना है, चेकआउट पे काम करना है, शिपमेंट पे काम करना है, हमें प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है। अलग अलग टीम है, ज़ाहिर है एड टू कार्ड की अलग टीम लगी हुई है, वो उस पर कोड लिख रही है, चेकआउट की अलग टीम है, उनका काम अलग है, पेमेंट से रिलेटेड है कि पेमेंट ट्रांसफर कैसे होगी। शिपमेंट एक अलग टीम है जो शिपमेंट से रिलेवेंट सारी चीज़ें बना रही है, डेवलप कर रही है। अभी हमको डेवलपर की बात करें, अगर ये बना हुआ कोड आप किसी टीम में जाए, उस टीम में पहले से एड टू कार्ड, चेकआउट, शिपमेंट, और आपने किसी स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर काम करना हो, तो मुझे ये बताएं तीनों एक सिंगल फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट के अंदर होगी या अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे? अभी फिलहाल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट होगा फास्ट एपीआई का, जो भी इनिट करके हमने बनाया होगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाए होंगे, एड टू कार्ड, चेकआउट, चेकआउट के डिटेल एंड पॉइंट होंगे, इनिशिएट का, प्रोसेस का, सक्सेस, फेल्ड, रिफंड, एक्सपायर, ऐसा ही है। लेकिन प्रोजेक्ट हमारा एक ही है। अभी हम फ्रंट एंड की बात थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए फ्रंट एंड क्लाइंट हो गया, यूजर हो गया, मतलब जो यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको हम फ्रंट एंड कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हम बैक एंड की और डेटाबेस की बात कर रहे हैं। अब हमें डेटाबेस की लेयर क्यों चाहिए होती है, क्या रीजन है? डेटा स्टोर करके हम डेटाबेस में रखवाएंगे। एक्चुअली डेटा टियर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं।
पोस्टग्रेस में क्या करते हैं, हमारा जो भी बिजनेस का डेटा होता है, प्रोडक्ट सेल हो रही है, प्रोडक्ट की पेमेंट आ रही है, प्रोडक्ट इनिशिएट हो रही है, मतलब एड टू कार्ट हो रही है, उस प्रोडक्ट की डिटेल हम डेटाबेस में रखें ताकि वो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट रहे। हम उसको बाद में क्यूरी लगा कर देख सकें कि उसमें डेटा क्या है, किसने क्या बाय करा था, ये हमारे पास डेटा होना चाहिए। ये हमारा यूजर हो गया, आपको फ्रंट एंड बोलना है, आपको भी बोलता है, अभी हम सपोज करते हैं यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, ये हमारा यूजर हो गया है, ठीक है। इस यूजर ने किसको रिक्वेस्ट करा, हमारी बिजनेस सर्विस को। बिजनेस सर्विस हमारी क्या क्या है, हमारे पास क्या बना हुआ है, चेकआउट बना हुआ है, या एड टू कार्ट कर देते हैं पहले, और क्या हमारे पास बना हुआ है, चेकआउट है, और थर्ड नंबर पे शिपमेंट बना हुआ है। ये हमारा तीनों ऑपरेशन एक सिंगल प्रोजेक्ट में हो रहे हैं। अब डेटाबेस भी जाहिर है इसके साथ होगा, डेटाबेस भी एक लगा देंगे, डेटाबेस भी आ गया। यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी न किसी एपीआई के एंड पॉइंट को, वो चलता है, फिर यूजर रिक्वेस्ट करता है चेकआउट को, वो चलता है, यूजर रिक्वेस्ट करता है शिपमेंट को, वो चलता है, या यूजर यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है, आप मैनेज करते हो, और ये सबके इस पूरी एप्लीकेशन के साथ एक डेटाबेस कनेक्ट। ये जो हमारा सिंगल प्रोजेक्ट वाला पर्सपेक्टिव है, इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये हमारा एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें ये पता है हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट बिजनेस है, एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट। इन तीनों को हम सेपरेटली चला सकते हैं अगर हम अच्छे लेवल पे प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट करें, अच्छे प्लान के साथ। हम क्या करते हैं, एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट के 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इन 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ हम यहाँ पर डेटाबेस बनाते हैं, डीबी किसका, एड टू कार्ट का, चेकआउट का, शिपमेंट का। ये तीनों डेटाबेस हमारे पास सेपरेट है। हमने क्या करा, हमने सर्विस ही अलग कर दी, प्रोडक्ट ही अलग कर दिया, एड टू कार्ट का प्रोडक्ट अलग बना, चेकआउट का अलग बना, शिपमेंट का अलग बना। अब यूजर हमारे पास आता है, वो रिक्वेस्ट करता है यहां से। अभी यूजर रिक्वेस्ट कैसे करेगा इसको हम अभी बात करेंगे। अब ये वाला जो पर्सपेक्टिव है हमारा, अभी ये कौन सा आर्किटेक्चर है, इसका नाम है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमने सर्विस को अलग अलग बना दिया। अब मुझे क्या बताया, मुझे कैसे पता मुझे 3 सर्विस को अलग बना, मैंने 6 क्यों नहीं कर दी, 5 क्यों नहीं बनाई, 3 ही क्यों बनाई, और सिर्फ एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट ही क्यों बनाया? क्योंकि तीनों की बिजनेस बाउंड्रीज क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये अलग है, ये अलग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है। ठीक है, माइक्रो सर्विस 3 बनानी है, और माइक्रो सर्विस का रूल है कि जितनी सर्विस होंगी उसका डेटाबेस अलग होगा, एक डेटाबेस के साथ आप मर्ज नहीं कर सकते। अब आपका एक सवाल होगा, ये तो क्लाइंट है, ये तो फ्रंट एंड है, ये तो यूजर है, ये किसको रिक्वेस्ट करेगा? आप क्या एड टू कार्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर एड टू कार्ट जब हो जाएगा वो क्या खुद चेकआउट को रिक्वेस्ट करेगा, जब चेकआउट हो जाएगा क्या वो खुद शिपमेंट को रिक्वेस्ट करेगा? यस और नो? कितने लोग, आप मुझे वोट सबके चाहिए, मतलब है हम विदाउट आर्किटेक्चर के काम कर रहे हैं, ऐसा कि ना, इसका मतलब आर्किटेक्चर आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तरीका आपका रॉन्ग है। फिर हमने माइक्रो सर्विस अलग अलग क्यों बनाई, हमें पहली बात एक फायदा तो हुआ है, यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंट मिलता था। अब आप लोग क्या करें, जो मैं वर्ड्स भी बताते जा रहा हूँ आप उसको मार्क भी करते जाऊंगा, मैंने अभी तक अच्छे खासे वर्ड यूज कर लिए। जब आपको डेवलपर का स्प्रिंट मिलता था, सपोज करें 15-20 दिन का स्प्रिंट होता था, डेवलपर की टीम होती थी, उसको बोलते थे ये काम आप लोगों ने करना है, ये सारे टास्क हैं। डेवलपर अपनी टाइमलाइन देते थे कि हाँ ये काम हम 15 दिन में करेंगे, तो 15 दिन का स्प्रिंट बन जाता था। वो काम क्या होता था, भाई एड टू कार्ट, चेकआउट, शिपमेंट पे काम करना है। आप सपोज करें आप इस डेवलपमेंट की टीम में, तो जैसे ही आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, कोड बेस मिलेगा, आप कोड बेस को इमेजिन क्या करेंगे, किस तरह का कोड बेस होगा। अभी आप इमेजिन अगर करें कोड बेस कैसा होगा, तो आपको लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स कोड बेस, बहुत सारी चीजें होंगी, शिपमेंट, एड टू कार्ट, चेकआउट,
और रियलिटी में भी ऐसा होगा, जब आपको एक ऑर्डर बेस मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एड टू कार्ड वाला काम करेगा, चेकआउट से डिस्टर्ब होगा, चेकआउट वाला शिपमेंट से डिस्टर्ब होगा, तीनों टीम्स अलग होंगी, तो आपस में कोलैबोरेशन होगी कि भाई आपने क्या करा, मैंने क्या करा, मेरे पास एरर आ रहा है, आप अपने पास चेक करो। तबकि एड टू कार्ड अलग है, चेकआउट अलग है, शिपमेंट अलग है। तो टीम की वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होगी, मतलब वेलोसिटी जितने कम टाइम में टीम जितना ज़्यादा काम कर सकती थी वो रिड्यूस होगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी में एंगेज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट ही अलग है, एड टू कार्ड वाले के। अब आप अगर एड टू कार्ड की टीम में हो जो सिर्फ एड टू कार्ड का काम कर रही है, आपको कोड बेस मिले, आप इमेजिन करें कोड बेस कैसा हो, सिंपल सा कोड बेस आपके माइंड में आ रहा है, एक फंक्शन होगा एड टू कार्ड का, बहुत ज़्यादा उसमें पैरामीटर्स होंगे, ये होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ होगी। यहाँ पर क्या होगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, आप कम टाइम में ज़्यादा काम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई, बिजनेस के लिए ईजी हो गया, आर्किटेक्चर भी हमारा माइक्रो सर्विस आ गया। लेकिन सिर्फ इतना होना काफ़ी नहीं है। अब सिर्फ क्या इतनी सी वजह के लिए हम ये काम करेंगे, ये तो एक छोटा सा इसका बेनिफिट है। अभी तो हमारा प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर हमारा मोनोलिथिक था, एक ही कोड था, तो यूजर की रिक्वेस्ट आती थी, अलग अलग एंड पॉइंट होते थे, हम मैनेज कर लेते थे। यहाँ पर हम कैसे मैनेज करें, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स के पैटर्न आते हैं। एक हमारे पास पैटर्न आता है ऑर्केस्ट्रेशन का, ऑर्केस्ट्रेटर का। ये ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा, ये यूजर जो है इस ऑर्केस्ट्रेटर को कहेगा कि भाई एक्स वाई जेड जो काम, ऑर्केस्ट्रेटर और यूजर की कन्वर्सेशन चलेगी आपस में। इस ऑर्केस्ट्रेटर के बाद अथॉरिटी होगी, ये कॉल करेगा किसको, एड टू कार्ड को, चेकआउट को, शिपमेंट को, और ये जो कॉल होगी ये होगी एचटीटीपी कॉल। एचटीटीपी मतलब जो हमारी एचटीटीपी की स्टेटलेस, एचटीटीपी आपको नजर आया ना, आप स्टेटलेस समझ गया करो, स्टेटलेस की बात होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टेटलेस कॉल होगी, मतलब हमारे पास RESTful API होती है, तो हमारे पास चीजें बनी बनाई मिलती थी, हमें APIs मिलती थी। और जब हम बैकएंड डेवलपर बने, अब हमें कुछ भी बना बनाने मिलेगा। अब एक डॉट भी है ना, या तो हमें बनाना है या कहीं से लेकर आकर यूज करना है। तो ये जो ऑर्केस्ट्रेटर है, ये कोई मैजिक नहीं होगा, एड टू कार्ड का कोड लिखेंगे, मतलब इसकी भी कोडिंग करनी है कि एक ऑर्केस्ट्रेटर है, उसके बाद यूजर की रिक्वेस्ट आती है, फिर वो आगे दूसरी सर्विस को कॉल करता है। अगर एड टू कार्ड डायरेक्ट चेकआउट को कॉल कर देता तो ये आर्किटेक्चर क्या हो जाता, खराब हो जाता। ऐसा तो कोई आर्किटेक्चर होता ही नहीं है, सही है। इसीलिए हमने क्या करा, ऑर्केस्ट्रेटर की प्रॉपर लेयर बनाई। हमने कहा ऑर्केस्ट्रेटर एड टू कार्ड को कॉल करेगा, चेकआउट को करेगा, शिपमेंट, ना कि एड टू कार्ड चेकआउट को कॉल मारे। आर्किटेक्चर तो एटलीस्ट एग्जिस्ट रहे ना हमारा। इस ऑर्केस्ट्रेटर के आर्किटेक्चर में हमें कुछ चीजें अचीव हो रही हैं और कुछ चीजें हमें अचीव नहीं हो रही। अब इसका डिसीजन कौन लेगा, अब मैं आप लोगों को वन बाय वन बताता हूँ। ये जो HTTP कॉल होती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल होती है। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल कैसे होती है, HTTP कॉल का मतलब है मैंने आपको मोबाइल पे कॉल मिलाई, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई तो काम ही नहीं हुआ। इसको मैं कहूँगा टाइम आउट। टाइम आउट मतलब कोई जवाब ही नहीं आया, ना हाँ का ना का। अगर आपने कॉल उठाई तो कॉल डायल में करने टाइम होता है ना कॉल का, ऐसा तो नहीं है कि कॉल चलती रहे। कॉल में डायल करूँगा, अगर आपने नहीं उठाई कॉल मिस हो जाएगी। अगर आपने विद इन अ टाइम कॉल उठा ली तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। हो सकता है मैं आपसे सवाल मिलाऊंगा, मल्टीपल टाइम मिलाऊंगा, खामोश बैठूंगा, जवाब भी नहीं, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर पेमेंट के अंदर भी दो चीज़ें, पेमेंट इनिशिएट हो गई और पेमेंट सक्सेस हो गई। क्योंकि पेमेंट इनिशिएट हो चुकी है, लेकिन पेमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड पे वो चलेगा, फिर पेमेंट सक्सेस हो या नहीं उसमें लगता है टाइम, हो सकता है 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर जो है ये मल्टीपल टाइम चेकआउट की पेमेंट सक्सेस या फेल्ड की सर्विस को, स्टेटस को कॉल करेगा, देखने के लिए पेमेंट आ गई, वो जवाब क्या आएगा, अभी नहीं आई, या तो जवाब ही नहीं आ रहा। फिर वो 5 मिनट बाद चेक करेगा, फिर वो 5 मिनट बाद चेक करेगा। हो सकता है विद इन आवर वो ये बताए कि हाँ भाई पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। फिर वो क्या करेगा ऑर्केस्ट्रेटर, इस शिपमेंट को कॉल लगाएगा, हाँ भाई पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो गई है, प्रोडक्ट जो है शिप कर दो। अभी हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव, ठीक है। अभी तो HTTP कॉल है, ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट मतलब मैंने कॉल मिलाई, मेरे पास कोई आउटडेटेड डेटा नहीं है, जैसे कि डमी फंक्शन है।
हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, सही सपोज करें ये फंक्शन हमने कॉल करा, तो बैकग्राउंड पे वर्किंग क्या होती है मुझे ये पता है। फंक्शन स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है। कितने लोग कह रहे हैं फंक्शन जो है स्टेटफुल है? कितने लोग कह रहे हैं फंक्शन स्टेटलेस है? स्टेटफुल वालों का मैंने हैंड देख लिया जिन्होंने स्टेटफुल पे रेस्ट करा था, और मुझे पता लग गया कि आप लोग सिर्फ शायद हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ क्लास में बैठने आते हैं, पढ़ाई उस लेवल पे नहीं कर रहे, क्योंकि ये वो वर्ड है जो शायद हमने 100 बार बताया हो। ठीक है, वो मैंने देख लिया किसी ने हैंड रेस्ट करा, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश कर लेते हैं दोबारा आपको अच्छे से पढ़ाने की। स्टेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कॉल आई, सामने वाले ने मुझसे कोई बात करी, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्ड है कि इसने क्या बात करी, कौन आया था, कब आया था। जब वो दूसरी बार आएगा तो मुझे पता होगा ये बंदा पहले भी आ चुका है, ये दूसरी बार आया। स्टेट मतलब मैंने कहीं डेटा परसिस्ट करा, सेव करा। स्टेटलेस क्या होगी कि मुझे लोगों ने कॉल, जिसने भी कॉल मिलाई, मैंने सवाल सुना, जवाब दिया, उसने जवाब सुना नहीं सुना वो उसका मसला, वो बीच में कट हो गया वो उसका मसला, वो दोबारा कॉल करेगा, दोबारा पूछेगा, कॉल कर रहा है। मेरी न्यूज़ की हर एक कॉल एक नई कॉल होगी, मुझे सिलना नहीं होगा, तो मेरे पास कोई स्टेट सेव नहीं हो रहा। तो ये तो HTTP कॉल है। जब ये ऑर्केस्ट्रेटर चेकआउट को कॉल करता था ये देखने के लिए कि पेमेंट आई नहीं आई, तो वो 2 बार करता था, फिर 5 मिनट बाद करता था, फिर 5 मिनट बाद करता था। चेकआउट को उससे लेना देना ही नहीं है, 10वीं बार आया। उसके बाद जवाब होगा तो वो दे देगा, जवाब नहीं होगा तो वो, या तो आपने कोडिंग अच्छी करी है तो आप ये बोल देंगे नहीं आई, कोडिंग खराब करी है तो वो सवाल पूछेगा, जवाब ही नहीं जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक केस होगा, या तो जवाब जाएगा ना का, या तो कुछ भी नहीं जाएगा, रन होता है। तो एक्चुअली में बैकग्राउंड पर वर्किंग क्या होती है? आपके पास आपके लैपटॉप पे, मतलब आपके हार्डवेयर पे, आपके सिस्टम पे, आपके सर्वर पे CPU, रैम, नेटवर्क्स होते हैं। तो आपके रैम में एक स्टैक मेमोरी एक्टिवेट, स्टैक ओपन होता है। स्टैक क्या होता है? स्पेस, जगह। ये जो फंक्शन है ये अपना सारे काम इस जगह पे कर रहा होता है। तो स्टैक ओपन कर रहा है मतलब अपनी जगह लिए उस जगह पे कर रहा होता है। और जैसे इस फंक्शन का रिटर्न आता है, ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो रिटर्न के साथ साथ क्या होता है? स्टैक क्या होता है? क्लोज होकर एम्प्टी हो जाता है, इसका गार्बेज कलेक्टर चलता है और वो उसको एम्प्टी कर देता है, खत्म हो जाता है। मतलब वो डेटा कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। वो जब फंक्शन चला था उसी दौरान उसने टेम्परेरी जगह ली थी, अपना काम करा, मतलब रैम में उसको एक स्टैक मिला, उसने उसमें अपना काम करा, वो चले गया। इसीलिए ये स्टेटलेस है। फंक्शन उसको अपना रिटर्न दे देता है, क्योंकि फंक्शन अपने पास कहीं पर भी उसको प्रोसेस नहीं करना होता, वो बेस्ट हो जाता है। तो जिसने कॉल करा उसके बाद रिटर्न आ जाएगा, उसके बाद जवाब आ जाएगा जिसने उसको इस फंक्शन को चलाया है। ये तीनों एक साथ चलेंगे, जो लोग खाने बैठे हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पता है? एक साथ चलेंगे क्या? ये अलग अलग कैसे चलेंगे? मतलब स्टेप्स में चलेंगे। एड टू कार्ट पहले होगा, फिर चेकआउट होगा, अगर पेमेंट आ गई सक्सेसफुली तो शिपमेंट होगी, पेमेंट नहीं आई तो शिपमेंट नहीं होगी। ये कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट जब जहाँ पर स्टेप्स आ जाते हैं किसी भी फ्लो में, उसको हम बोलते हैं वर्क फ्लो। वर्क फ्लो क्या है? डिपार्टमेंट आएगा, पहले ये डिपार्ट, फिर ये डिपार्ट, फिर ये डिपार्ट, स्टेप्स आ गए। तो इस वर्क फ्लो को कौन संभाल रहा है? ऑर्केस्ट्रेटर संभाल रहा है कि भाई एड टू कार्ट करना है, फिर चेकआउट करना है, फिर शिपमेंट करना है, ये इसको संभाल रहा है। लेकिन ऑर्केस्ट्रेटर के पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? वो एपीआई को कॉल कर करके देखता है, वहां से संभालता है, उस तरह से डेटा बताता है, बार बार एपीआई से देख के बताता है। अब इस आर्किटेक्चर में एक अच्छी बात है, वो है स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, कि इस ऑर्केस्ट्रेटर के पास कोई आउटडेटेड डेटा नहीं है या कोई पुराना डेटा नहीं है। इसके पास हमेशा लेटेस्ट डेटा होता है, क्योंकि खुद ही उसी का कॉल मिलाता है, उसी का पूछ लेता है। आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, इसी वजह से डाउन हो जाए, ई कॉमर्स ऐप डाउन हो जाएगी, कोई बात नहीं, शिपमेंट डाउन हुई है, दोबारा आप कर लेंगे। अगर एक चेकआउट डाउन हो जाए, ई कॉमर्स डाउन होगी, एड टू कार्ट तो चल रहा है, शिपमेंट पेमेंट का एरर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लो। एड टू कार्ट फेल हो जाए, डाउन जब भी नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई डाउन का मतलब क्या है कि ये बंद हुआ लेकिन बाकी तो 2 चल रहे हैं ना भाई, उनको तो इससे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये माइक्रो सर्विस, अगर ये मोनोलिथिक होती तो फिर तो सभी बंद होता वो है। लेकिन ये ऑर्केस्ट्रेटर जो है ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है हमारे पास, ये गया तो सब गया। कॉपी करता हूँ इससे ना माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को नीचे लेकर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक चीज कम कर देता हूँ,
मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रेटर को यहाँ से मैं हटाता हूँ, HTTP को मैं करता हूँ स्ट्रीमिंग, या स्ट्रीम बोल देता हूँ, या आप इसको भी हटा देते हैं, सिंपल लगते हैं, इस एरो को भी हटा देते हैं। इसका अपन नाम रखता हूँ मैं इवेंट ब्रोकर। इवेंट ब्रोकर कौन होता है? इवेंट मतलब मैसेज। हम यहाँ पर ना टॉपिक्स बनाते हैं, टॉपिक मतलब मैसेज की चैट। क्या हम टॉपिक बनाते हैं? एक टॉपिक हम बनाते हैं पेमेंट के नाम से, पेमेंट स्टेटस के नाम से, स्टेटस टॉपिक, ये हमने बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने कुछ और भी टॉपिक बना दिया। हमने बता दिया शिपमेंट स्टेटस टॉपिक। अब हुआ क्या, यूजर की रिक्वेस्ट आई चेकआउट पे, चेकआउट चला और चेकआउट ने अपना काम करा, चेकआउट का काम पूरा हो गया। सॉरी, एड टू कार्ट पे यूजर की रिक्वेस्ट आई किस पे? चेकआउट के इनिशिएट वाले प्रोसेस पे। क्या इनिशिएट होगी? पेमेंट इनिशिएट होगी। यहां से पेमेंट इनिशिएट होगी तो हम इसके अंदर भी ना छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं, पेमेंट इनिशिएट। हुआ ये, इस पेमेंट प्रोसेस ने पेमेंट स्टेटस के टॉपिक में एक मैसेज भेजा, कॉल नहीं करी, HTTP क्या थी? कॉल थी। एक मैसेज भेजा मतलब एक मैसेज प्रोड्यूस करा। तो जो टॉपिक था इसका प्रोड्यूसर कौन बन गया? पेमेंट प्रोसेसर। अब इसी टॉपिक को लिसन कौन कर रहा है? एबिलिटी ज्यादा अच्छी अचीव हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कॉल मिलाऊं और उस वक्त आप मेरी कॉल ना उठाएं तो अवेलेबिलिटी इफेक्ट करेगी ना, दोबारा मिलाऊंगा, फिर दोबारा मिलाऊंगा, देर लग जाएगी ना। और उसकी जगह अगर एक मैसेज ऑप्शन हो कि आपने मैसेज कर दिया, मैंने मैसेज पढ़ लिया, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। ऐसा ही है। तो इस वाले आर्किटेक्चर का नाम है हमारे पास कोरियोग्राफी। क्या नाम है? ये ट्रांजैक्शन पैटर्न है कोरियोग्राफी। ये रहा, पहले हम ऑर्केस्ट्रेटर में चल रहे थे और अब हम किस पे आ गए? कोरियोग्राफी। ये नजर आता। ऑर्केस्ट्रेटर में क्या होता था? एक ऑर्केस्ट्रेटर होता था, काइंड ऑफ मैनेजर, वो सबको वर्कफ्लो को ड्राइव करता था। भाई इनिशिएट हो गई, ये करो, अब ये करो, अब ये स्टेप्स में काम करवाता। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर कोई भी किसी का मैनेजर नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। एक इवेंट ब्रोकर है, उस इवेंट ब्रोकर में हम टॉपिक में मैसेज रखवा देते, दूसरा पढ़ लेता है, एक पढ़ लेता दूसरे एक बार रखवा देता। तो ये हमारा पैटर्न जो है कोरियोग्राफी पैटर्न है, ये ऊपर यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी, ऑर्केस्ट्रेटर और कोरियोग्राफी। ठीक है, अब हम अपने वापस आते हैं। कोरियोग्राफी पैटर्न पे हमें एक बेनिफिट हुआ, वो क्या हुआ? इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, क्योंकि चीजें इवेंट्स में जा रही है। इवेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इवेंट कंज्यूम हो रहा है, इवेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इवेंट कंज्यूम हो रहा है। ये हमारे पास बड़ा सिंपल और आसान तरीका था आर्किटेक्चर बनाने का। अब दोनों की अलग अलग यूज केसेस हैं। अभी मैं ऑर्केस्ट्रेटर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ HTTP की और इस इवेंट की। यहां पर कन्वर्सेशन किससे हो रही है? इवेंट से। यहां पर कन्वर्सेशन किससे हो रही है? HTTP से। HTTP मतलब स्टेटलेस कॉल, डायरेक्ट कॉल। इवेंट मतलब HTTP की जो कॉल है ये सिंक्रोनस में आएगी, एसिंक्रोनस में आएगी? कितने लोग कह रहे हैं HTTP की कॉल एसिंक्रोनस में आएगी? कितने लोग कह रहे हैं HTTP की कॉल सिंक्रोनस में आएगी? कैसे? सिंक्रोनस का मतलब क्या है? ब्लॉकिंग, मतलब एक टाइम पर एक ही।
ये एक वो मतलब है जो हमने कंसीडर करा अपने माइंड में। इसका मतलब एक टाइम पे एक नहीं है, सिंक्रोनस के बहुत सारे मतलब है। अभी हमारे नजदीक मतलब है सिंक्रोनस का मतलब कि आपने कॉल मिलाई और आपने वेट करना है जब तक काम नहीं हो जाता। ये काम एचटीटीपी में होता है, तो एचटीटीपी सिंक्रोनस कॉल है। एसिंक्रोनस का मतलब है नॉन ब्लॉकिंग, मतलब जब आपने कॉल मिलाई तो आपने उसको ऊपर छोड़ दिया, जब होगा तो वो इवेंट अपडेट कर देगा, जब इवेंट अपडेट होगा तो हम पढ़ लेंगे। तो वहां पर हमें अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, बैकग्राउंड में काम होगा। तो ये एसिंक्रोनस है। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो है वो एसिंक्रोनस बेस्ट कम्युनिकेशन है, और यहाँ पर एचटीटीपी जो है रेस्टफुल आर्किटेक्चर है, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। देखा जाए तो नीचे हमने दोनों यूज करी है। हमने देखा है किसकी कहाँ जरूरत है, कहाँ एचटीटीपी की जरूरत है, कहाँ इवेंट की जरूरत है। दोनों का हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब पेमेंट रीसेट करवाई किससे करवाई, एचटीटीपी से। लेकिन पेमेंट प्रोसेस के बाद अपडेट किससे करवाया, इवेंट से करवाया। तो जहाँ सिंक की जरूरत थी वहाँ इवेंट, जहाँ पर सिंक्रोनस की जरूरत थी वहाँ एचटीटीपी। अब मैं आप लोगों को छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट यूज कर दे रहा हूँ। ये सिस्टम डिजाइन की जो हम चीजें अभी पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने काफी फोकस के साथ चीजों को नोट करना है। मुझे ये बताएं, बैंक अकाउंट मेरे पास है, सपोज करें एक बैंक अकाउंट में आपके पास 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपीज है। आप 2:15 के ऊपर एटीएम जाते हैं और आप 500 रुपए की क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। सेम टाइम पे आपने किसी को चेक दिया है 500 रुपए का, वो भी बैंक जाता है सेम टाइम पे 2:15 और वो भी क्या करता है 500 का विड्रॉ करता है। सेम टाइम पर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को 500 रुपए ट्रांसफर करते हैं, ठीक 2:15। अब जब एटीएम स्टार्ट हुआ चलना, अकाउंट में कितने थे, 1000। जब चेकबुक वाले ने चेक क्लियर करने के लिए स्टार्ट करा, अकाउंट में कितने थे, मैंने कहा दोनों 2:15, सब 2:15 पे थे। उस वक्त जब स्टार्ट किया, जब तो ये सक्सेस ही नहीं हुआ था ना, तो ये भी स्टार्ट कर रहा था, हम भी स्टार्ट कर रहे थे 1000। और जब ये फंड ट्रांसफर होता, अकाउंट में कितने पैसे थे। अब अगर ये कम्युनिकेशन क्या होगा, अब तीनों सेम टाइम पर आए, अगर तीनों सेम टाइम पर आए तो तीनों सेम टाइम पे चले, तीनों ने 1000 में से 500 रुपए निकाले। जब तीनों ने 1000 में से 500 निकाले तो तीनों के केस में भाई 1000 से 500 निकाले, तो ये तो बैंक अकाउंट से 1500 निकल गए, मेरे बैंक अकाउंट में तो 1000 थे। तो मुझे ही बताएं, अभी मैंने 2 आपको वर्ड बताए थे, कौन कौन से वर्ड बताए थे, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें कौन सा वाला यूज करना है, इवेंचुअली या स्ट्रांगली, स्ट्रांगली यूज करना है। क्यों, रियल टाइम चाहिए हमें, क्योंकि अगर इवेंचुअली कंसिस्टेंट में गए और 30 सेकंड बाद तो मुझे बताया कि भाई एटीएम से 500 जा चुके हैं, तो यहाँ मैंने तो यहाँ भी 500 दे दिए, मैंने तो यहाँ भी 500 दे दिए, मैंने तो 1500 दे दिया, अकाउंट में 1000 थे। तो यहाँ पे इवेंचुअली कंसिस्टेंट नहीं चल सकते हैं, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट चलो। दोनों की अपनी अपनी नीड है और डिमांड है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट कैसे चलेगा कि वो ये देखेगा कोई ना कोई रिक्वेस्ट तो माइनर मिलीसेकंड पहले आई होगी ना, वो चली। सपोज करो एटीएम चल गया, एटीएम स्टार्ट हो चुका है, वो क्या करेगा, चेक और अकाउंट्स को क्या करेगा, वो वेट पे लगा देगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वेट पे कैसे लगाएगा, वो हमारा एटीएम जैसे चला, उसने हमारा अकाउंट को लॉक कर दिया कि इस अकाउंट में अभी थोड़ी देर के लिए ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एचटीटीपी की रिक्वेस्ट गई, फंक्शन चला, और जो फंक्शन चला उसने क्या करा, पहले अकाउंट को जाकर लॉक करा, फिर ट्रांजेक्शन शुरू करी, ट्रांजेक्शन जैसी हो गया अनलॉक कर दिया, लॉक करा, 500 रुपये निकाले, अनलॉक कर दिया। अब 2 वेटिंग पे कौन थे, 2 चेक। जब चेक आया था 1000 रुपये थे, लेकिन चेक वेटिंग पे रुका। जैसे ही चेक स्टार्ट हुआ उसने क्या करा, अकाउंट को लॉक करा, 500 रुपये निकाले, अनलॉक हो गया। फिर क्या आया, अकाउंट ट्रांसफर आया। अकाउंट ट्रांसफर ने जब देखा भाई अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, अनसफिशिएंट फंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट था, तो हर बार वो एचटीटीपी की कॉल लगाता था, एचटीटीपी की कॉल हर बार डेटाबेस को कॉल करती थी,
और पहले उसको लॉक करती थी, फिर अपना काम करती थी, फिर उसको अनलॉक करती थी, फिर आती थी दूसरी HTTP को वेट करती थी, फिर वो आती थी, वो अपना काम करती थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजेक्शन के बैकग्राउंड में अकाउंट में डेटा था वो एक ही है, वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, इवेंचुअली नहीं। अगर यहाँ HTTP की कॉल नहीं होती, यहाँ इवेंट होता तो क्या होता, 1500 निकल जाता अकाउंट से, क्योंकि वो क्या होता, 1000 देखता, 500 निकाल के इवेंट अपडेट कर देता, दूसरा 1000 में से 500 निकाल के इवेंट जब तक सिस्टम को बताता 500 निकल चुके जब तक 3 लोग निकाल चुके थे, चाहे इवेंट 10 सेकंड बाद बताता, 3 तो एक ही टाइम आया ना तीनों। तो ये हमारा डिसीजन है कहाँ पर हमें HTTP की कॉल चाहिए, कहाँ पर हमें सिंक्रोनस कॉल चाहिए। अब मुझे ये बताएं, हमारे केस में हमारी क्या ई कॉमर्स है, अगर हमारी ई कॉमर्स में पेमेंट इनिशिएट हुई, पेमेंट सक्सेस हुई, 5 मिनट बाद शिपमेंट को पता लगा, इससे फर्क पड़ता नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो हमारे लिए क्या है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट की इंपॉर्टेंस है, इवेंचुअली, लेकिन स्ट्रांगली भी क्यों नहीं जा रहे, इवेंचुअली भी क्यों जा रहे। अगर हम इवेंचुअली भी जाएंगे तो अवेलेबिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन डेटा थोड़ा सा नियर रियल टाइम पे जाएगा, स्टिल डेटा होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रांग पे जाएंगे तो अवेलेबिलिटी इफेक्ट करेगी। हमें अभी ई कॉमर्स में अवेलेबिलिटी को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बाकी चीज अलग है। अब हम सवाल क्या करते हैं, जब हम कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो हम सवालों पे आते हैं। पहला क्या था, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, भाई कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है। इससे भी पहले कुछ सवाल होते हैं, ये सवाल याद है सबको, हमने क्या सवाल करा था, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब हम किसी क्लाइंट से मिले तो उसकी एप्लीकेशन बनाने के लिए, ये हमारा सवाल था। दूसरा सवाल हमारा क्या है, यूजर। यूजर कौन है, प्राइमरी यूजर, भाई आपके इस एप्लीकेशन के प्राइमरी यूजर कौन होगा। तो हमने कहा भाई रिटेल वाले कस्टमर होते हैं, ई कॉमर्स में जो कंज्यूमर है, रिटेल कंज्यूमर होगा। फिर हमने कहा सेकेंडरी यूजर कौन होगा, हमने कहा सेकेंडरी हमारी टीम होगी, अपनी ऑफिस की टीम, मतलब एडमिन। फिर हमने कहा थर्ड नंबर पे कौन होगा, मैंने कहा थर्ड यूजर नंबर पे हमारी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स क्या है, पेमेंट की प्रोडक्ट है हमारे पास, शिपमेंट की प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट के लिए हम किसी अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, कोई पेमेंट सर्विस यूज हो रही होगी, शिपमेंट के लिए कोई शिपमेंट सर्विस यूज हो रही होगी, तो ये हमारी थर्ड पार्टी सर्विस। अब हमारा सवाल है कि यूजर जो है ये कितने यूजर होंगे, अंदाजन कितने लोग आपकी एप्लीकेशन यूज करें। हमने कहा भाई हमारी एप्लीकेशन 1000 लोग यूज करेंगे इस साल, अगले साल भाई अगले 3 साल का प्रोजेक्शन है कि ये जो यूजर है ये 1 लाख पे चले जाएगा। अब हमें इसके हिसाब से सिस्टम डिजाइन करना है। हमने कहा अच्छा अभी इस साल सिर्फ 1000 लोग ये यूज करेंगे, ये प्रोजेक्शन है, और अगले साल ये 2 साल बाद 1 लाख पे चले जाएगा। अब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमें पता लगे इस बिल्डिंग में शुरू में 1000 लोगों ने आना है, और 3 साल बाद जब ये पूरी कंप्लीट होगी और ये इसकी एक अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, इसमें कितने लोगों को रहना है, 1 लाख लोगों को रहना है, तो उसी हिसाब से हम सारा फाउंडेशन बनाएंगे। अगर हमें पता लगे 10 लोगों को अभी आना है, फ्यूचर में 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो हम उसके हिसाब से फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट है। सही है, तो ये हमारा सवाल, एक हमारा सवाल हो गया बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का। फिर हम ये पूछेंगे तो बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है, इसमें आपका कोर बिजनेस क्या है, जो बंद हो तो बिजनेस बंद क्या है, आप बताएं। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट क्या क्या था अभी हमारे पास, एड टू कार्ड, चेकआउट और शिपमेंट। इसमें से वो कोर पार्ट कौन से हैं, वो बंद तो हमारा बिजनेस ही खत्म, बंद। हमारा चेकआउट, क्योंकि पेमेंट नहीं आएगी, इसकी वजह से पैसे नहीं लेंगे तो सामान कैसे बेचेंगे। और चेकआउट के बाद शिपमेंट, मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये बिजनेस का हमारा बहुत कोर पार्ट है, ये बंद, मतलब बिजनेस बंद। अब हमारा सवाल क्या होगा, हमारा सवाल ये होगा, ये जो आपका बिजनेस का कोर पार्ट है चेकआउट, इस चेकआउट पे कितना डाउन टाइम बियरेबल है, मतलब अफोर्डेबल है। डाउन टाइम मतलब डेटा की हम बात कर रहे हैं कि अगर चेकआउट हो गया, डेटा आपको 2 मिनट बाद पता लगा, 5 मिनट को, कितना अफोर्डेबल है आपके पास डाउन टाइम। तो हमने कहा ठीक है, 2 तरह के डाउन टाइम होते हैं, एक होता है सिस्टम डाउन, एक होता है डेटा देर से आना। हमने कहा पहले अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल सिस्टम डाउन की। हमने कहा ठीक है, अगर चेकआउट बंद हो जाए थोड़ी देर की, नहीं कोई मसला नहीं, टेम्परेरी डाउन टाइम जो है हमारे लिए अफोर्डेबल है, टेम्परेरी। और टेम्परेरी डाउन टाइम का मतलब है टेम्परेरी बिजनेस का लॉस, अफोर्डेबल है, कोई बात नहीं।
अगर ऐसा होता है तो हम रीप्ले का एक फॉर्म चला लेंगे। रीप्ले क्या होता है कि कोई बंदे ने पेमेंट को इनिशिएट करा, चेकआउट पे आया, चेकआउट बंद पड़ा हुआ, चल ही नहीं रहा, तो थोड़ी देर बाद उसको हम दोबारा ऑप्शन दे देंगे भाई कर लो, तो हम इस तरीके से रिकवर कर लेंगे। अब ये जो टेम्पररी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, ये किसने एक्सेप्ट करा है? क्लाइंट ने। ये मेरे लिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बना रहा है कि मुझे डेटा इवेंचुअली रखना है या डेटा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रखना है। तो क्योंकि टेम्पररी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, इसका मतलब इसमें इवेंचुअली कंसिस्टेंट डेटा चल सकता है। अगर हम बोलते हैं, अगर ये बैंक होता, बैंक का जो अभी हमने एग्जांपल देखी ये वाली, ये होती, क्या ये बोलेंगे हमारे पास डाउन टाइम अफोर्डेबल है? नहीं, तो इसका डेटा जो है वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वो डाउन टाइम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब यहां से हमारा ये डिसाइड होगा कि हमें इवेंट यूज करने या हमें एचटीटीपी यूज करने। तो दोनों का यूज कैसे? अगर डाउन टाइम चाहिए, इवेंट पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, डेटा इवेंचुअली चलता रहेगा, हमारा अच्छा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर डिसाइड होती है, अगर आज से 5 साल पहले फेसबुक ने कोई अपनी सॉफ्टवेयर बिल्ड पर करा था, उसने जो आर्किटेक्चर फॉलो करा था, अगर सेम चीज मैं आज बना रहा हूँ तो लाजमी नहीं है मैं सेम आर्किटेक्चर रखूँ। मेरी सर्कमस्टेंसेस अलग है, मेरा यूजर पूल अलग है, मेरा तरीका अलग है, मेरे पास टेक्नोलॉजी अलग है। तो आर्किटेक्चर डिपेंड ऑन टाइम है कि कब बनाया जा रहा है, उस वक्त सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, तो आप आर्किटेक्चर बनाओ। आर्किटेक्चर कोई थ्योरी नहीं है, कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि ऐसा ही करना है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर इवेंट ब्रोकर का आर्किटेक्चर बताया तो लाजमी नहीं है आपको सेम यही यूज करना है। आपने अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से, अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से डिसीजन, हो सकता है आपके लिए ये वाला बेस्ट हो सकता है आपके लिए मोनोलिथिक ही बेस्ट हो, आपको जरूरत ही ना हो माइक्रो सर्विस की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये ना हो जाए कि आर्किटेक्चर लॉस ना हो, ये ना हो कि एड टू कार्ड चेकआउट को कॉल मार रहा हूँ, चेकआउट शिपमेंट को कॉल मार रहा हूँ, ये लॉस होता है आर्किटेक्चर। इसमें तो कहते हैं हमको एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, तरीके की केस होता है। इधर ऑर्केस्ट्रेटर है, ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसको? एड टू कार्ड को। और एड टू कार्ड क्या है? इसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है और ये क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। और ऑर्केस्ट्रेटर क्या कर रहा है? उस रिस्पॉन्स को रिसीव कर रहा है। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है वो होता है अपस्ट्रीम, और जिसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट का जवाब दे रहा है वो होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जिसने कॉल मिलाई, डाउनस्ट्रीम मतलब जिसने जवाब दिया। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर अपस्ट्रीम सर्वर है और एड टू कार्ड डाउनस्ट्रीम सर्वर है। लेकिन यहाँ पर कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है? यहाँ पर कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक में डेटा रखाते हैं और पढ़ लेते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो फेज होते हैं, एक होता है रोल आउट, एक होता है रोल बैक। रोल आउट का फेज क्या होता है कि प्रोडक्ट खरीदने बंदा आया, यहाँ पर आ जाते हैं, एड टू कार्ट पे प्रोडक्ट गई, प्रोडक्ट निकली स्टोर से, पेमेंट हुई, दो काम हो गए, शिपमेंट में कोई फेलियर आ गया, कोई चीज़ खराब हो गई, कोई मसला हो गया, अब क्या हुआ? प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं जा सकती, तो कंपनी क्या करेगी? पैसे वापस देगी ना। तो ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शन मतलब हम पूरे एक कंप्लीट प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, एड टू कार्ड हुआ, चेकआउट हुआ, शिपमेंट हुआ, पूरी एक ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। अगर बीच में कोई चीज फेल होती है तो ट्रांजैक्शन रोल बैक, मतलब शिपमेंट फेल होगी तो पैसे वापस दो, वापस आपने पूरी हायरार्की रिवर्स चलेगी। एड टू कार्ड में जो प्रोडक्ट एड हुई थी वो हमने वापस स्टोर में पहुंचा दी, ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई। ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा एक काम हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, कोई भी चीज दरमियान में फेल हुई तो वापस सारी चीजें रोल बैक होंगी ताकि हम वापस सेम स्टेट पे आ जाए। तो ये ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन रोल आउट चल गई, अगर वो सक्सेसफुली एंड तक गई तो सक्सेस, दरमियान में कोई खराबी आई तो रोल बैक करना पड़ेगा। अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले 500, ट्रांजैक्शन क्या होगी? पहले आपके अकाउंट से 500 कटे, फिर एटीएम से 500 निकले। अगर दरमियान में कोई एक केस फेल हो गया, आपके अकाउंट से 500 कट गए लेकिन एटीएम से 500 निकले नहीं, तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन फेल हुई, तो आपके अकाउंट से 500 निकले तो वापस जाएंगे, तो रोल बैक हो गए, ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शन अगर आप ऑर्केस्ट्रेटर के पैटर्न से कर रहे हैं तो रोल बैक करने की जिम्मेदारी किसकी? ऑर्केस्ट्रेटर की, वो वापस चलाएगा, रोल बैक करेगा। अगर आप यहाँ पर इवेंट प्रो कर रहे हैं तो रोल बैक करने की जिम्मेदारी किसकी? ये इवेंट अपडेट कर देगा, वो इवेंट पढ़ लेगा कि भाई ये प्रोडक्ट वापस आ गई है, इसको रोल बैक करो, पैसे वापस दो, रिफंड चलाओ, ये रिफंड चलाएगा, पैसे वापस दे देगा। तो ये वाला काम यहाँ पर इवेंट संभालेगा, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमारी संभालेगी। अभी हमने सिस्टम डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। अब आप लोगों से कुछ सवाल है, वो सवाल ये है कि अभी हमने क्या क्या जार्गन्स यूज करें।
क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं पढ़ते हो, बताएं। मैं बता रहा हूँ, वो वर्ड आपने रिपीट करना है। पहला वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, फॉल्ट टॉलरेंस। टॉलरेंस का वर्ड सुना है ना, हम बोलते हैं ना आप में इतनी टॉलरेंस नहीं है। क्या वर्ड है मेरे पास? फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि हम मास्किंग करते हैं। मास्किंग मतलब कुछ चीजों को हाइड करना। एक वर्ड और मैं और बता रहा हूं, पहले आप ये वाला वर्ड रिपीट करें। क्या वर्ड है ये? दूसरा वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब आप बाउंस बैक करते हैं। बाउंस बैक मतलब क्विक रिकवर, ऑटो हीलिंग, खुद से सही हो जाना, या तो जो मसला है उसको बता देना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एरर को शो करते हैं, हाइड नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरर के साथ मास्किंग करते हैं। यहाँ पर एरर को या प्रॉब्लम को या कोई भी चीज हम उसको शो करते हैं। शो द प्रॉब्लम, शो इश्यूज, हीलिंग करो मतलब सही करो, सेल्फ हीलिंग, खुद सही करो। और क्या करो, रीट्राई करो, दोबारा करो, नहीं हो रहा तो भाई रीट्राई भी अगर नहीं हो रहा तो एक काम करो, रीस्टार्ट कर दो। ये सब क्या होता है? रेजिलियंस। मतलब क्या है, इशू है तो बताओ, छुपाओ नहीं, भाई ये इशू है, ये चीज नहीं चल रही। अब क्या करें, मैं इसको सेल्फ हीलिंग खुद से सही करो। कैसे सही करें? बस एक काम करो, दोबारा ट्राई मारो, सही है, मैं रीट्राई कर लिया, हुआ नहीं हुआ, फिर एक काम करो, रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करा, नहीं हुआ, एक और बार रीस्टार्ट करो। कितनी बार करें? एक काम करो, एक एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का एक ऑप्शन है, मैं सारे वर्ड भी आपको बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ क्या है? मैंने उसको क्या करा, रीट्राई करो। उसने रीट्राई करा, नहीं हुआ, फिर मैंने कहा एक काम करो, 10 सेकंड बाद दोबारा रीट्राई करना। उसने 10 सेकंड बाद दोबारा रीट्राई करा। फिर मैंने कहा अब 20 सेकंड बाद रीट्राई करना। उसने 20 सेकंड बाद रीट्राई करा। अब मैं कहता हूँ उसको 40 में टाइम बढ़ाता जा रहा हूँ, 40 सेकंड बाद रीट्राई करो, 40 सेकंड बाद रीट्राई करो, अभी तक नहीं चला। फिर मैंने आया आखिर में कहा एक काम करो, अब 80 सेकंड बाद रीट्राई करो। 80 सेकंड बाद, बेटा वैसा पूछ जाओ, ये लिमिट है, अब नहीं चल रहा, कितनी बार रीट्राई करो। सेल्फ हीलिंग करने की कोशिश करिए, मतलब खुद से खराब चीज को सही करने की कोशिश कैसे करिए, रीट्राई दोबारा करो, दोबारा करो। लेकिन मैंने क्या करा, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मतलब पहले 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 40, फिर 80, और टोटल लिमिट मैंने कितने लगाई, 5। मैंने अभी 5 बार से ज़्यादा रिटायर नहीं करता। पहली बार में क्या था, 10 सेकंड बात करा, दूसरी बार में 20 सेकंड बात करा, तीसरी बार में 40, चौथी बार में 80। चार की लिमिट लगाई मैंने। टोटल 4 बार आपने ट्राई मारना है, डिपेंड कर करके सेकंड्स को। अगर हो जाए तो सही, नहीं हो तो फिर क्या कर सकते। रीट्राई का एक टाइम होगा। भाई रीट्राई क्या करा, मैंने कॉल मिलाई आपको, आपने कॉल नहीं उठाई। मैंने क्या करा, मैंने कितनी देर तक कॉल मिला के रखी है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक कॉल की ड्यूरेशन कितनी होती है? ऐसा तो नहीं मैंने मिला के डायरेक्ट काट दी। तो कितनी ड्यूरेशन रखूँ मैंने? 30 सेकंड की इंटरवल रखूंगा। ये क्या एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का टॉपिक है। इंटरवल मतलब 30 सेकंड का मेरे पास टाइम होगा जिसमें मैं कॉल रखूंगा। 30 सेकंड नहीं उठाई तो कट हो गई, कट कर दी। अब क्या करा मैंने, 10 सेकंड बाद दोबारा ट्राई करा, फिर 30 सेकंड की कॉल मिलाई, फिर नहीं उठाई, फिर कट कर दी मैंने 30 सेकंड में। इस तरह मैंने 20 सेकंड, जब मैंने चौथी बार कॉल मिलाई तो मेरा लास्ट था, मैं दोबारा नहीं मिला। मुझे पता लग गया भाई बंदा अवेलेबल है ही नहीं, यह चीज़ अवेलेबल नहीं, चीज़ नहीं चल रही। मैंने अपनी तरफ से ट्राई मारा, नहीं हुआ, मैंने क्या कर दिया, एरर को शो कर दिया। मैंने भाई इस चीज़ में प्रॉब्लम है, वो बंदा जो है कॉल नहीं उठा रहा, प्रॉब्लम है। मैंने तो ट्राई करा 4 बार 5 बार, कितना करूँगी, उस बंदे में इशू है, दूसरा बंदा दो। ये जो वर्ड है ये रेजिलियंस है, ये हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करना होता है। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लगाते हैं। सपोज करें पेमेंट की सर्विस है। पेमेंट की सर्विस में क्या होता है, पेमेंट पास और पेमेंट फेल। इसके अलावा एक और काम भी हो सकता है, पेमेंट की सर्विस क्रैश भी हो सकती है, कोई इशू भी आ सकता है। हो सकता है पेमेंट जवाब भी ना दे रही हो। पास और फेल तो जब ना, जब जवाब है, जवाब टाइम आउट जा रही हो, जवाब ही नहीं आ रहा। मैंने पेमेंट की सर्विस से कॉल मिलाई, जवाब ही नहीं आ रहा, टाइम आउट। भाई या तो पास आया, फेल्ड आया, तो आ ही नहीं रहा जवाब। तो उस चक्कर में क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होगा हमारे लिए,
कोडिंग में, प्रोग्रामिंग, ये सब चीजें, ये जो रेजिलियंस है ना, ये प्रोग्रामर की जॉब है। आप डेवलपर हैं, आप लगाएंगे अपने कोड के अंदर रेजिलियंस। रीट्राई की लॉजिक आप लगाएंगे, रीस्टार्ट की लॉजिक आपके पास होगी, एक्सपेंशन बैक ऑफ की लॉजिक आप लगाएंगे, 30 सर्किट ब्रेकर की लॉजिक भी आप लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे उस पर हम आते हैं। सर्किट ब्रेकर को क्या करना है? ट्रिप करना है। कब ट्रिप करना है? जब कोई इशू आ जाए, जैसे आग लग गई, कोई मसला आ गया, कोई भी एक्सपायर्ड इशू होगा। सर्किट ब्रेकर ट्रिप कैसे होता है? नॉर्मली आसान सा में ट्राई कैच, ट्राई चला, कोई एरर आया तो कैच पा गया। कैच ने क्या करा? कैच ने एक फॉल बैक दिया। फॉल बैक मतलब दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल, ये फॉल बैक है। फॉल बैक मतलब नहीं चल रहा तो भाई कुछ तो जवाब दो, खामोश ना रहो ना, टाइम आउट पे ना जाओ, मुझे जवाब दे दो ताकि मेरे पास फेल ना हो, कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो। अभी तो रेजिलियंस है इसमें। सर्किट ब्रेकर की जो हम स्टडी लगाते हैं, सर्किट को हमने ओपन करा, मतलब सर्किट ब्रेकर चल गया, सर्विस बंद हो गई, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हमने शायद सर्विस खुल गई हो, हमने सर्किट को क्या करा? हाफ ओपन करा। हाफ ओपन मतलब टेस्टिंग करी, अपनी तरफ से टेस्टिंग करी कि भाई ये पेमेंट चल रही है नहीं चल रही। पेमेंट चल गई, मैंने कितनी बार टेस्टिंग करी? मैंने इस बार 2 बार टेस्टिंग करी। 2 हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको 4 बार कॉल मिलाई, आपने कॉल नहीं उठाई। मैंने क्या फॉल बैक दे दिया? मैंने फॉल बैक दे दिया भाई ये बंदा अवेलेबल नहीं। अब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, मैंने एक बार और ट्राई करा, मैंने आपको कॉल मिलाई, आपने कॉल उठा ली। मैंने क्या करा? मैंने आपको सिर्फ हाफ ओपन करा। मैंने कहा ये बंदे ने 4 बार कॉल नहीं उठाई, 1 बार उठाई, सही है? तो इसका जो बंदा जो है ये अवेलेबल है, हो भी सकता है नहीं भी। फिर मैंने आपको दोबारा कॉल ट्राई करी, थोड़ी देर बाद आपने उठाई, तीसरी बार कॉल ट्राई करी, उठाई। अब मैं समझ गया ये जो है फुल ओपन है। मतलब पहला सक्सेस हो सकता है आपने गलती से उठा लिया, आप उठाना नहीं चाह रहे थे, आपने गलती से बटन दब जाओ, ठीक है? ये सारी लॉजिक मैं प्रोग्रामिंग में लिखूंगा कि कोई चीज को फेल करवाना, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का डिसीजन, फेल 4 बार ट्राई करा फिर फेल बोला मैंने, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं भाई फेल है भाई, ये बंदा काम नहीं कर रहा, सही नहीं है, मैंने 4 बार रीट्राई करा। तो जब बंदे ने काम करना शुरू करा तो फिर भी मैंने 2 बार टेस्ट करा, हाँ भाई काम सही में कर रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ है, सर्किट ब्रेकर है, रीट्राई लॉजिक है, कि सारा जो टॉपिक है ये आता है रेजिलियंस। ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करते हैं। ट्राई कैच लगाना, फॉल बैक देना, डिफॉल्ट मैसेज देना, एरर को हैंडल करना, दोबारा ट्राई करना, लॉजिक चलाना, XYZ। ये तो रेजिलियंस है। इससे क्या चीज अचीव हो रही है? अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने इस वाले चीजों में आता हूँ, मुझे मजाक का ब्रेक ले रहे हैं।